बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबजा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से हम पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में जिस तरह इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जेर बहस है, क्या वफाकी हुकूमत टेक्नोलॉजी को मुतारिफ जिस तरह करवा रही है, क्या इसमें सक्सेस हो पाएगी नहीं, ये भी वक्त बताएगा। इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे जिस तरह सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के इम्कानात और बहर अरब में जिस तरह एक तूफान की कैफियत जो कि कराची की साहली पट्टी को भी असरअंदाज उस पर हो सकती है और तूफानी बारिशों के सिलसिले की पेशगोई की जा रही है। अगर ये बारिशें जिस तरह की बताई जा रही हैं कि 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, अगर ये बारिशें हुई तो वफाकी हुकूमत समेत सिंध हुकूमत कितनी तैयार है? क्योंकि यहाँ से भी कराची की आवाम ने वफाकी हुकूमत को मैंडेट दिया, उसके बाद फिर MNAs MPS को भी फंड दिए गए जो कि यूटिलाइज हो रहे हैं आवाम की फलाह और बहबूद के लिए। तो दोनों हुकूमतें कितनी तैयार हैं, दोनों से बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। नकवी साहब पहले तो शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बताइएगा कि ये जिस तरह बारिशों का सिलसिला अब फिर से दाखिल हो गया है सिंध में, सिंध हुकूमत से भी हम मौकिफ ले रहे हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या आप लोगों की कोई मीटिंग मुफाहमत इस बारे में हो चुकी है कि क्या आवाम को रिलीफ कैसे देना, खुदा ना ख्वास्ता अगर वो पिछले साल वाली सूरत हाल हुई? मुझे देखिए, बात यह है, पिछले साल वाली सूरत हाल के लिए निपटने के लिए काम बांट लिए गए थे। काम क्या बांटा गया था कि 3 बड़े नाले हम साफ करेंगे, बाकी छोटे नाले वो लोग साफ करेंगे। ठीक है। उसमें 42 वो नाले हैं जो कि MC के तहत आते हैं और तकरीबन 350-400 नाला वो है जो DMC के नीचे आता है। अब AMC DMC सारी मुर्तजा बहार के नीचे, तो अगर मुर्तजा बहार ने ये नाले नहीं साफ किए तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक है नकवी साहब, तो आपके MNAs MPS को भी फंड मिले गए हैं और हमने देखा है कि न सिर्फ ऑपोजिशन हुकूमती अरकान वीडियो तो जरूर बनाते हैं, तनकीद बरा तनकीद तो होती है, लेकिन अगर आप भी सिंध के हिस्से का काम आके करेंगे जिस तरह आप बता भी रहे हैं तो अच्छा ही होगा। मेरे ख्याल से उनको फिर कह दिया जाए कि जो 1.2 खरब रुपए उनको सिंध बजट में ले जाते वो जाके लंदन में प्रॉपर्टियां खरीदते रहे और हम कर्जे ले लेके और काम करवाते रहे। ये कौन सा हुआ भाई? नहीं, कराची की आवाम ने आपको मैंडेट दिया है नकवी साहब। नहीं बिरादर मोहतरम, सिंध हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी सिंध की है। बकौल मुराद अली शाह के बड़े बड़े मंसूबे आप कर ले। हमने 3 सबसे बड़े नालों की जिम्मेदारी यूं ली कि हम उन्हें दिखा सके कि नालों की सफाई और प्लानिंग ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, दिखा दिया। ठीक है। बच्चे को खुद भी तो चलना आना चाहिए था। ठीक है, बिलावल नौजवान है, हुकूमत इनकी और पार्टी बूढ़ी हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नकवी साहब। चूंकि आप मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, PM साहब ने CPEC में ताखीर की बात की और सड़कों में बेजा पैसा इस्तेमाल हुआ माजी की हुकूमतों में और कहा कि हम लोग बहुत कम प्राइस में और बजट के साथ तमाम चीज़ें देख रहे हैं। तो फिर ऑपोजिशन की तनकीद इस पे भी होना शुरू हो गई है कि ये ताखीर क्यों हुई CPEC के मामलात में, क्या कहेंगे इस पे? मुझे नहीं समझ आया 1990 की दहाई में कौन सी CPEC थी? वो तो 1990 की दहाई में जो सड़कें बनाई थी उससे कंपेयर किया जा रहा है। कोई है भाई, ताखीर अगर होती है तो कीमत बढ़ती है, घटती तो नहीं है। तो अगर PTI ने ताखीर के बावजूद जो सड़क बनाई उसकी लागत कम है तो इनको तो मेरे ख्याल से अपना सर दीवार से पीटना चाहिए कि हमने इतने पैसे क्यों लिए थे। मुझे तो इनकी मंतक ही नहीं समझ में आ रही। अगर आपको समझ ठीक है, लेकिन PM साहब ने इन तमाम चीजों का मलबा जो है COVID-19 पर डाला है, क्या यह दुरुस्त है? अरे भाई, मसला वो नहीं है कि देर क्यों हुआ, मसला ये कि कीमत क्यों ज्यादा थी उस जमाने में और अब कैसे कम है। मौजू तो मुद्दा क्या है? मुद्दा पूरे जो चीज सामने पेश की गई कि माजी में जो सड़कें बनाई गई उसकी लागत दुगनी थी आज की कीमत से। तो ये दुगनी क्यों थी जबकि जमाना भी सस्ता था? ऐसा ही है, सही बजा फरमा रहे हैं। फिर इसका
उसको अब ये डिले की हुई में डिले की बात करेंगे, अलहदा से करेंगे, इसमें कौन सी बात है? ठीक है, ठीक है, बताइए। ये भी बताते चलिए साथ साथ कि ये तमाम जो ताखीर और महंगाई पे कोविड को वजीर आजम साहब ने जिम्मेदार ठहराया है। अलबत्ता हमने देखा कि जहांगीर तरीन चीनी स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल और भी मामलात हुए, फिर वुजरा का रद्दोबदल भी होता रहा, तो सिर्फ कोविड पे मलबा डालना दुरुस्त है? देखिए, पहली चीज, क्या सारी दुनिया बंद हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। जब फैक्ट्री बंद हो गई तो माल बना कि नहीं बना? जब बंद हो गई तो माल नहीं बना। जब माल बना नहीं तो माल आया नहीं। तो डिले में किस पे डालूं? ये मजाक क्यों कोविड हुआ था, ये पूरी दुनिया ने बंद किया हुआ था। ठीक है। तो बात यह है कि फिर वजीर आजम अगर कह रहे हैं कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीजों में ताखीर हुई, जिससे कि जो कुछ बाहर के मुल्कों से आना था, मशीनरी आनी थी, इक्विपमेंट आना था, मैन पावर आनी थी, कंसल्टेंट बंद थे, कंसल्टेंट से ड्राइंग आनी थी, ये सारे काम नहीं हो सके क्योंकि दुनिया बंद हो गई थी। और जब दुनिया बंद हो गई तो वो काम नहीं कर रही थी। जब काम नहीं कर रही थी और काम नहीं हुआ तो ताखीर हुई। ठीक है, चले। तो इसमें कोविड को चले, बाकी चीजें भी है। अब आपने कहा कि भाई शुगर स्कैंडल, हाँ, शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में क्या कहा गया कि कंपटीशन कमीशन ये देखे कि इन्होंने कार्टेल तो नहीं बनाया, वो देख रही है। ठीक है। उसके सिलसिले में एससीसीपी देखे कि कोई इन्होंने जो कॉर्पोरेट रूल्स है उनकी खिलाफवर्जी तो नहीं की, वो देख रहे। एफबीआर को कहा कि तुम इस पे टैक्स की अगर चोरी है या सेल्स टैक्स की चोरी है तो उस पर जुर्माना लगाओ, जो कि उन्होंने पहली तो लगा दी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतना बड़ा जुर्माना लगा है किसी इंडस्ट्री को। ठीक है नकवी साहब। बाकी क्वेश्चन है, अच्छा और क्या वुजरा तब्दील हुए? जब माजी में वुजरा नहीं तब्दील होते, मैं निकाल के दूं डाटा कि किसकी गवर्नमेंट में कितने तब्दील हुए? बिल्कुल होते हैं। ये सियासी पार्टी है, जो परफॉर्म नहीं करेगा, कोई सियासी दबाव आएगा, कॉमोडेट करना होगा, तो उसमें कौन सी ऐसी परेशानी की बात है? असल में अगर इंस्टीट्यूशन बनी हो तो वजीर का काम है पॉलिसी देना, ओवरसी करना, पार्लियामेंट में अपनी मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करना, लोगों के जवाब देना। ठीक है। प्लानिंग एंड पॉलिसी वजीर के पास है, एग्जीक्यूशन ब्यूरोक्रेसी के पास है। ठीक है, ठीक है तो नकवी साहब। लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है। एग्जीक्यूशन के लिए कभी भी सियासतदान को नहीं जिम्मेदार ठहराए। ठीक है नकवी साहब, लास्ट में मुझे बताइएगा, एक तो 3 साल का अरसा हो गया, 1 साल आपके पास रह गया है, आखिरी साल तो इलेक्शन की तैयारियों में निकलेगा जिस तरह हमने माजी में देखा है, और महंगाई कंट्रोल करने में क्या सक्सेस आप होंगे? जिस तरह फिर ओगरा ने तजवीज दी है पेट्रोल प्राइसेस और बढ़ेंगे, एक तो इस पे भी बताइएगा कि ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? महंगाई मतलब सारी सब चीजें अगर हम मान लेते हैं, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने में अभी तक आप नाकाम रहे, इसका भी जवाब दीजिएगा। और सेकंड ये जवाब भी दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तहफुजात उठाए थे और अभी भी आप कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक वोटिंग के थ्रू ही इलेक्शन करवाएंगे, तो आप कितने % मुतमईन हैं कि ये सक्सेस हो पाएंगे आप इस मिशन पर? दो बड़े लंबे सवाल है आपने, और इसके लिए आप मुझे मौका दीजिएगा। देखिए, कीमतें बढ़ने के 2-3 अवामिल हैं। एक ये है कि आलमी मंडी में अगर किसी चीज का भाव बढ़ेगा तो कीमत ना बढ़ाने का एक ही सबब हो सकता है कि सब्सिडी दे। और अगर आपके पास खजाने में पैसे ना हो तो आप सब्सिडी देने से भी कासिर हैं। पाकिस्तान की कुछ सूरत हाल ऐसी है, जब भी आलमी मंडी में खुद देश की चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, हमें मजबूरन अपने शहरियों को पास ऑन करनी पड़ेगी। बादल नाखास्ता है, तकलीफ बहुत होती है। ठीक है। इस बात का भी एहसास है कि कौम पिस रही है, हमारी इतनी आमदन नहीं है कि दूसरे मुल्कों की तरह हम ये महंगाई बर्दाश्त कर सके। हमारे लोगों की चीखें निकलती, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुल्क क्या करे? अगर किसी ने हमें दलदल में धकेल दिया है और हम दलदल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें तो भाई सबको मिलकर गाड़ी को खींचना है। दूसरी महंगाई की वजह जो है वो जखीरा से, इसके ऊपर हुकूमत भी काम कर सकती है, लेकिन इसके ऊपर मैं समझता हूँ ज्यादातर जिम्मेदारी जो है
वो सूबाई हुकूमतों की है। और इसके तरफ मैं जो सूबाई हुकूमत कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ सिंध की हुकूमत को कह रहा हूँ, ठीक है, मैं पीटीआई की पंजाब की हुकूमत को भी कह रहा हूँ और केपी की हुकूमत को भी कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ इसमें मरकज का इतना कसूर नहीं होता जितना सूबाई हुकूमत होता। ठीक है, फिर तीसरी वजह जो है वो सप्लाई चेन। ठीक है, ये सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब होगी तो कीमतें बढ़ जाएगी। इसके ऊपर भी जो फूड स्टोरेज है और डिस्ट्रीब्यूशन वो भी सूबाई हुकूमतों करता है। फिर आखिर में एक चीज है कि आपकी मुल्क की खुर्दनोश की चीजें जिनकी किल्लत हो वो मुल्क से स्मगल नहीं होनी चाहिए। सही, उसके ऊपर हमारी बॉर्डर फोर्सेस, हमारे कस्टम, हमारे रेंजर, कोस्ट गार्ड इन सब का हिस्सा है। और अगर हमारी मुल्क से चीजें स्मगल हो रही है और उसकी वजह से किल्लत हो रही है और किल्लत की वजह से महंगाई हो रही है तो इसके लिए वफाक जिम्मेदार होगी, इसको इनको टाइट करना जरूरी है। ठीक है, ठीक अब है, आइए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे ठीक है, में। ये हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस जिद्दत को लाना जरूरी है। ठीक है, हम कानून बनाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर के ऊपर इंतजाम करे कि अगला इलेक्शन जो भी सबसे बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उन्हें मिले उसके जरिए कराई जाए और पैरेलल सिस्टम लगाना पड़े तो पैरेलल सिस्टम लगाए, जो कि हमने प्रपोज किया है। ठीक अब है, आप पूछे पैरेलल सिस्टम क्या है? ठीक है, पैरेलल सिस्टम ये है कि जो आप वोट करेंगे तो पर्ची भी निकलेगी कागज की, वो पर्ची बैलेट पेपर कहलाएगी, वो बैलेट पेपर आप डिब्बे में डालेंगे, उसकी गिनती भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक तौर पे भी गिनती हो सकती है। और पहले इलेक्शन के अंदर पर्ची का वोट जो होगा जो गिना जाएगा वो सही माना जाएगा। अच्छा अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्ट नकवी साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट। आपने जिस तरह पैरेलल सिस्टम की बात की तो अप्रिशिएट, लेकिन जिस तरह आरटीएस सिस्टम पर उंगलियां उठाई गई और अभी ऑपोजिशन कह रही है कि ये मशीन हैंग हो सकती है और दुश्मन ममालिक इसका फायदा उठा सकते हैं, इसको इलेक्शन को भी मतलब इंजीनियरिंग की जा सकती है इसमें भी, तो इसमें हैंग होने के कितने चांस है? ऐसे ना हो कि फिर ये उंगलियां आपकी तरफ ही उठें कि पीटीआई और वफाकी हुकूमत ही बदजिद थी इसी मशीन को लाने में। सर आपके पास गाड़ी है? बिल्कुल है। आप गाड़ी खराब होती है? बिल्कुल होती है सर। तो आप गाड़ी इस्तेमाल करना बंद कर दें। सर उस गाड़ी का तो अकेला मैं मालिक हूं ना सर। नहीं क्यों, चले बस है तो बस इस्तेमाल करनी बंद कर दे, हवाई जहाज है तो हवाई जहाज इस्तेमाल करना कर दे। भाई प्रॉबिलिटी देखी जाती है और प्रॉबिलिटी जज की जाती है टेस्टिंग के जरिए। ठीक है, आप इसकी इतनी रिगरस टेस्टिंग करते हैं कि यू आर श्योर कि 98% प्रॉबिलिटी, 99% ओके, प्रॉबिलिटी है ठीक है, कि ये मशीन खराब नहीं होगी। और अगर 1% कहीं खराब होगी तो उस जगह री इलेक्शन हो जाएगा। ओके, पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा से वोट गिनती हो जाएगी। कौन सा मसला है? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने वफाकी हुकूमत का मौकिफ दिया। जी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा बलोच साहब ने। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, क्या सुन सकते हैं आप? मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह खुदा न खास्ता जब कुदरती आफात किसी भी मुल्क पर या किसी भी शहर में होती हैं तो हुकूमतों का काम होता है तामीर, तरक्की और मैक्सिमम आवाम को रिलीफ देने के लिए। लेकिन हमने देखा जब मैं ऑफिस आ रहा था अभी तो बिल बोर्ड, साइन बोर्ड और इस तरह की चीज़ें अभी भी मुझे बिल्डिंगों पर नज़र आईं। खुदा न ख्वास्ता अगर हवा का जो एक प्रेशर है वो बढ़ता है तो ये बिल बोर्ड गिर भी सकते हैं, जानी माली नुकसान हो सकता है। उसके लिए आपकी मुझे क्रेनें नज़र नहीं आई जो उनको उतारें, आपका अमला अभी तक नज़र नहीं आया। देखिए साजिद, अगर किसी जगह पे आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र आई है तो आप एक बड़े अहम रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप हाईलाइट करें। इंशाल्लाह इस चीज को भी हम देखें। हम ये नहीं कह सकते कि अकले कुल हैं और हमने जो है ना वो अगर कोई सिस्टम बना दिया तो वो 100% जो है ना वो बिल्कुल एफिशिएंट होगा। जाहिर है कहीं ना कहीं हमें आपकी भी जरूरत है, हमें मीडिया की भी जरूरत है। मीडिया हाईलाइट करे, हम उस चीज पे जो है ना वो फिर प्रोएक्टिवली काम करें। तो एक कलेक्टिव जो है वो मेजर होना चाहिए, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टीज हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारा जो अपना रोल है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है।
तो ये मिलके ही हल कर सकते हैं। और ये एक देखे ना, एक कुदरती एक वो एक सिचुएशन है, एक बारिश का सिलसिला है, तो इसको सब मिलके ही हल करें। इसमें कोई सियासत तो बिल्कुल हमें करनी नहीं है, ना हम कोई इंटरेस्टेड है सियासत करने में। माहीगिरों के लिए भी कोई बात कर दें, कोई ऐलान कर दें, क्योंकि वो भी 3 से 4 दिन अब अपने घरों पर ही रहेंगे, उनका शिकार भी नहीं होगा। ऐलानात किए गए हैं कि आप लोग आ जाएं और आप समुद्री हुदूद में ना जाएं। तो माहीगिरों की आप बात करते हमें नजर आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माहीगिरों के हक में पहले भी बात कर चुकी है। उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज या उनके लिए अशिया खुर्दनोश की फरहमी? ये देखें माहीगिरों के लिए तो देखें हमारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में अब देखें ना, बिलावल साहब ने एक स्पेशल असिस्टेंट भी यहाँ पे एक अपॉइंट कर दिया है, आसिफ खान, जो कि केमाड़ी से ही ताल्लुक है उनका। और प्लस हमारे यहाँ पे लियाकत असकानी साहब जो है वो स्पेशल असिस्टेंट बराए कच्ची आबादी भी हैं। तो नुमाइंदगी हमने वहाँ पे दी है। वो लोग जाहिर है वोटर्स उनके साथ कनेक्टेड हैं सारे, जो आपके कादिर पटेल साहब हमारे MNA हैं, तो उसी हल्के से। तो कहने का मकसद है हम लोग ग्राउंड में हैं, हम लोग लोगों से राब्ते में हैं। और CM साहब पैदा जो है वो विजिट किया था उन्होंने माहीगिरों के जितने भी आइलैंड्स वगैरह थे यहाँ पे। तो ही इज वेरी मच कंसर्न, और जो भी होगा तो इंशाल्लाह वो अनाउंस करेंगे। चले आगे ठीक है, आगे बढ़ते हैं मुस्तफ़ा। और CPEC पर वजीर आजम साहब की स्पीच आपने भी सुनी होगी, और वजीर आजम साहब ने महंगाई और CPEC के काम में ताखीर का मलबा कोविड-19 पर डाल दिया। क्या दुरुस्त है? देखें कोविड-19 पे हर चीज का मलबा डालना, अब देखें ना, आज एक रिपोर्ट आई है कि अगले साल तक डॉलर 180 तक पहुंच जाएगा। तो क्या इसमें भी आप कोविड-19 को ब्लेम करेंगे? मैं काफी लोगों को जानता हूं जो UK में है, US में है, वहां पे भी कोविड-19 ने बहुत बुरी तरह हिट किया, लेकिन वहां पे वही है। वहां पे जो यूटिलिटी जो आपके डेली यूजर्स के लिए जो चीजें होती हैं, जो आपके राशन की चीजें होती हैं, या आप जो भी आप घरेलू इस्तेमाल की चीज लेते हैं, उनके प्राइसेस आज भी वही हैं। तो पाकिस्तान में ही हर चीज ऐसी क्यों हो रही है कि वो डबल ट्रिपल हो रही है? जो आप अपना राशन अगर 20,000 में लेते थे, आज वो 30,000 का मिल रहा है आपको। तो देखें ना कहीं तो अब क्या बोले, हम तो बोल के भी थक गए कि एक नाकाम, एक नायल हुकूमत बैठी है जिसको कोई गर्ज नहीं है कि अवाम चीनी 50 रुपए से आज 126 रुपए की चीनी बिक रही है। तो देखें ना, ये जुल्म है। आज अगर डॉलर 180 पे पहुंच जाएगा तो आप अच्छा पेट्रोल पे 5 रुपए और बढ़ा रहे हैं। एक नई खुशखबरी खान साहब दे रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि इसमें आप हर चीज में कोविड को ब्लेम दें, या कोविड को एक शील्ड बना के अपने आप को आप उसमें पीछे छुपा के डिफेंड करें, तो ये नहीं चलेगा। ये पब्लिक अब ये चीज को बाय नहीं कर रही है। पब्लिक कह रही है कि अभी कोविड चल रहा है। चले मुस्तफा इस पे तो अप्रिशिएट करें ना। वजीर आजम ने कहा है कि हम सस्ती सड़कें बना रहे हैं। माजी की हुकूमतों में जो सड़कों का जाल तो बिछा, लेकिन वो महंगा बिछा। इस पे अप्रिशिएट नहीं करेंगे? सस्ती कौन सी सड़क बनाई है, मुझे जरा कोई नाम बताएं। जितनी भी सड़कें विफाक बना रहा है, पंजाब से लेके बहुत सारी सड़कें जो CPEC को भी टच कर रही हैं, उसको भी मिला रही हैं। उनका कहना है CPEC तो टू बी वेरी ऑनेस्ट साजिद, CPEC तो इन्होंने शुरू किया है 3 साल बाद इनको CPEC याद है। 3 साल तक तो इन्होंने ना CPEC की जो है वो कोई मीटिंग कॉल की, ना ये कोई CPEC के हवाले से कोई चाइना गए, और ना कोई इन्होंने कोई सीरियसनेस नजर ही नहीं आई खान साहब की तरफ से। तो दैट वाज वेरी अलार्मिंग कि CPEC जो कि पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा एक पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का और एक बड़ा इकोनॉमिकली पाकिस्तान को फायदा होता था उससे, उस चीज को इन्होंने होल्ड कर दिया। और ये भी आप नोट करें, ये ब्रेन चाइल्ड था सदर जरदारी का। उनके दौर में CPEC शुरू हुआ। लेकिन कहने का मकसद है खान साहब क्योंकि इतने विजनरी नहीं है, उनको आइडिया नहीं था कि ये CPEC को अगर आप होल्ड करेंगे तो उससे मुल्क की मईशत को भी नुकसान होगा। तो आज 3 साल बाद जब इनको अमेरिका की तरफ से कोई कोल्ड शोल्डर मिला, उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला, जस्ट टू शो देम ही इज ट्राइंग टू यहाँ पे CPEC को थोड़ा सा एक वो कर रहे हैं, एक इशू बना रहे हैं कि भाई CPEC पे मैं जो है ना काम कर रहा हूँ। हालांकि इट्स टू लेट। अब 2 साल रह गए इनके। 2 सालों में तो आपको पता है कि ये इलेक्शन का साल होता है। ठीक है। अब इस साल में तो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं और आपके इलेक्शन की तरफ आप मूव करते हैं। इन 2 सालों में आप क्या EVM लेके आएंगे, क्या आप CPEC को आप आगे करेंगे? तो इनके बस की बात नहीं है। अब बस ये इनका जाने का टाइम है। चलें जी, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा बलोच, आपने टाइम दिया। और मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहतरमा उफक बलोच साहिबा ने। बहुत शुक्रिया मोहतरमा उफक बलोच साहिबा, सुन सकती हैं? जी, अब मैं सुन सकती हूँ। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि सिंध में और बिलखुसूस कराची की अवाम ने आपको मैंडेट दिया और वजीर आजम ने MNA MPS को फंड भी दिए। बारिशों का स्पेल सिंध में, कराची में दाखिल हो चुका है। आप लोग कितने मुतहरिक हैं और सिंध हुकूमत के साथ जो आपका कोलेशन है वो कैसा है? सिंध हुकूमत ने आपको रीच किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साजिद। सबसे पहली बात यह है कि देखें, अर्बन फ्लडिंग का जो सामना होता है वो दुनिया के हर मुल्क को ही होता है ऑलमोस्ट, और ये कोई अनोखा मसला नहीं है, ग्लोबल इशू है। जहाँ तक आपकी बात है कि आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तो देखें, देखा जा सकता है पिछले साल PTI ने, अली जैदी साहब ने भी मिलकर 17 बड़े नालों की सफाई करवाई थी। अब आप ये बताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, रेन ड्रेनेज सिस्टम को जो है वो डेवलप करना, मेंटेनेंस, ये मेजर किसकी जिम्मेदारी है? ये 18वीं तरमीम की गुलामी है हमें, मसला ये मोहताजी है, और ये हमारे म्युनिसिपल और बल्दियाती निजाम की सॉरी फॉर इंटरप्ट उफक बलोच साहब, आपने कहा 18वीं तरमीम की गुलामी है, मोहताजी है। तो 18वीं तरमीम ने तो अवाम की जो सूबाई खुदमुख्तारी को यकीन बनाया और अवाम में मायूसी थी उसको खत्म किया। 18वीं तरमीम को छोड़ के आपको नहीं लगता कि कोलिशन का फुकदान है, एटीट्यूड का मामला है? देखिए, कोalition की जहाँ तक बात है तो अब जाके जो है एक खुशाइन बात यह है कि चले फाइनली हमारी जो सूबाई हुकूमत है उसने, आई डोंट नो, मजबूरन या किस तरह वो हमारे साथ या फेडरल हुकूमत के साथ, PTI के साथ एक पेज पे नजर आने लगी है, जो कि आई होप कि ये मामला जो है खुशाइन तरीके से आगे बढ़े। लेकिन जहाँ तक बात है, देखे, मसला हम अगर कराची की बात कर रहे हैं, सिंध की भी बात कर रहे हैं, तो ये किसके अंडर आता है? ये सूबाई हुकूमत का काम है। अब यहाँ पे आप देखें, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ कहीं कहीं जमीन की साख्त इसमें इन्वॉल्व है, ड्रेनेज सिस्टम की क्लीनिंग, जमीन का कर्व देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रोते हैं। और सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन साजिद ये है कि हम रेन ड्रेनेज सिस्टम को सीवेज सिस्टम से जो है ना वो समझते हैं कि एक चीज है, वो एक कंपोनेंट है, बल्कि रेन ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल एक अलग चीज है। हमारे मेन शाहराहों पे कोई सिस्टम नहीं है ड्रेनेज का। पूरी दुनिया में बारिशें होती हैं वहां पे, और ये कब्जा करके जो बिल्डिंग्स बना दी गई हैं नालों के ऊपर, ये किसने क्या? PTI ने बनाई है, इमरान खान ने बनाई है। इनका ठेका देना किसके हाथ में रहा है? ये चीजें भी आपको मलूज़े खातिर रखनी चाहिए। और कराची के साथ तो जुल्म ही सबसे बड़ा ये हुआ है कि नालों के ऊपर बिल्डिंग्स बनी है, और जिसने इस इशू को हाईलाइट करने की कोशिश की, या तो उसको कत्ल करवा दिया गया या फिर उसे खामोश करवा दिया गया। तो अब आप बोल देना मोहतरमा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि माजी की हुकूमतों में और सिंध में तीसरी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो आप अपनी वैल्यू ऐड करें ना। नालों में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात थे, नाजायज़ जो तजावुज़ात थी उनको हटाया गया, तजावुज़ात को, और उनको अल्टरनेट फराहम करने की भी बात की। अल्टरनेट भी उनको फराहम नहीं हुआ, तो अल्टरनेट फराहम करने में विफाक भी तो अपना हिस्सा डाले ना उफक बलोच साहिबा। देखिए, विफाक ने अपना हिस्सा ये डाला है कि फंड्स तक जारी किए जा रहे हैं। मैंने आपको फिर मेंशन किया, बड़े नालों की सफाइयाँ, ड्रेनेज सिस्टम की सफाइयाँ हो रही हैं, उनकी मेंटेनेंस तक जो है ना फेडरल हुकूमत को बैठ के करवाई जानी पड़ रही है। लेकिन आप ये सोचें कि जो सिस्टम ऊपर से नीचे तक क्रिपल्ड है, वहाँ पे 2 मिनिस्टर्स या आपका कोई फेडरेशन की तरफ से, कोई फेडरल हुकूमत की तरफ से आके अगर कोई तीसरा इंसान यहाँ पे सूबाई हुकूमत का अगर बैठा है, तो वो कहाँ तक सिस्टम आगे सही से चलेगा? अगर सिस्टम ही फ्लॉड है, वो प्रोसेस ही अपने अंजाम को उस तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, आपने जिस तरह मैं दोबारा आपको लेके जाता हूं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। एक बिल्डिंग बनती है, उसके लिए नक्शा पास होता है, फिर वो फ्लोर वाइज बढ़ती रहती है, वो 10-15 फ्लोर तक जाती है, फिर उस पर लोग आबाद होते हैं, फिर हमें याद आता है कि ये गैर कानूनी है, यहाँ पे ये तमाम चीज़ें गैर कानूनी, अलॉटीज़ को अलॉट किए जाते हैं, आवाम का पैसे की रेल फेल होती है, फिर हमें पता चलता है कि ये तो गैर कानूनी थी। तो फिर ये अप्रूवल्स किसने दिए? अपोजिशन कहाँ थी और बाकी इदारे कहाँ थे? तो ये स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं तमाम चीज़ें हरकत में आती हैं उफक बलोच साहिबा?
साजिद, आप मुझे ये बताइए एसपीसीए किसके अंडर में आती है? ये सिंध बिल्डिंग हुकूमत, कंट्रोल अथॉरिटी सिंध हुकूमत के अंडर सिंध आती है। हुकूमत के अंडर आती है ना, बिल्कुल। तो जब आप ठेकों की बात करते हैं और फिर ये मसाइल साजिद मेजर अपने जब अंजाम को जाके पहुंचते हैं वहां पकड़ने के है ही नहीं। जब ये छोटे छोटे मामलात से ही इनको पॉइंट आउट किया जाए, और जो कि कोशिश होती भी है, किया जाता भी है, लेकिन जब आगे आपका सिस्टम ही फ्लॉड हो, उसमें करप्शन पूरी इन्वॉल्व हो, कोई आपकी बात दर बदर लोग ठोकरें भी खाते हैं। अब तो सरकारी अफसरान हो या जो भी हो, हमारे आप जो है अदलिया के ही मामला देख लें, वहां पे लोग साला साल एक केस को जो है वो लेके तरसते रहते हैं कि उनका फैसला सही आ जाए, जहाँ पे ऊपर से नीचे पूरा सूबाई लेवल पे आपका सिस्टम इस तरह का क्रिपल चल रहा होगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पीटीआई तो आके या वो उसकी सिस्टम हुकूमत सही करे आके- ना उफक बलोच साहबा, वो आप लोग सिस्टम सही करें ना, 3 साल तो हो गए आपको, वो सिस्टम सही करें ना आप। हम लोग सिस्टम साजिद, हम लोग सिस्टम सही करते आए, तभी जाके आपको लॉ एंड ऑर्डर में भी काफी बेहतरी नजर आने लग गई है। और अभी अगर आप जाके यहाँ पे अगर आप नजर दौड़ाएं तो हमारे जो एमपीएज हैं, इनफैक्ट खुरम शेर जमान साहब भी जो है वो भी दिन रात आप लोगों को ये काम करते हुए नजर आएंगे। मसला यही है कि जो काम हो रहा होता है उसको कोई इतना शायद उसे शोकेस नहीं किया जा रहा होता, उसमें हिंड्रेंस आई जाती है। लेकिन अब रिसेंटली ये है कि मैं आपको फिर ये कहूंगी कि मेरी तरफ से खुशाइन बात ये देखी जा रही है कि सिंध हुकूमत जाके जो है अब एक पेज पे आ रही है, पीटीआई के साथ नजर आने लगी है। लेकिन आई होप कि ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आगे ठीक हो। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास देखे ना, आप बड़ी बात कर रहे हैं कि एक बड़े लेवल पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा सही नहीं है हमारे पास। ठीक है, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, वजीर आजम इमरान खान साहब ने सीपैक में ताखीर और महंगाई की वजह कोविड-19 को ठहराया है, कितने हद तक ये दुरुस्त बात है? देखिए, कोविड-19 को ठहराया है, और इसके अलावा देखिए कोविड-19 ने तो पूरी दुनिया पे जो है साजिद असरअंदाज हुआ है, और सारे उसने दुनिया भर के ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट किया पूरी तरह। उसके अलावा मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि सीपैक जो है वो चंद मुल्क दुश्मन जो अनासिर रहे हैं हमारे, उनको भी जरा एक आंख नहीं भरा था, और सबकी भरपूर कोशिश थी कि ये ना हो पाए। जो जज साहब थे उन पे भी जो है जिनको सीपैक की अथॉरिटी दी गई, उन पर भी तरह तरह के इल्जाम लगाए गए। नहीं, ये सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये जो बात पीएम साहब ने कही है, पूरी दुनिया ने सुनी होगी कि काम में ताखीर हुई, ये होना चाहिए था, बताना चाहिए थी ये बात। देखिए, काम में ताखीर हुई, बिल्कुल कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बर वक्त नोटिस में लानी चाहिए, और अगर वो चेयरमैन साहब ने या पीएम साहब ने हमारी कही है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ कन्वे करने की मसलिहत बिल्कुल रही होगी, क्योंकि ये एक सीपैक क्योंकि कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, कोई छोटा मोटा ये मंसूबा नहीं है। इस वजह से क्योंकि अवाम के इसमें मफाद भी शामिल है, हमारे मफाद शामिल है, पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए एक बहुत अहम कॉरिडोर की हैसियत रखता है। तो अगर उन्होंने ये बात कही भी है तो मैं इसको बिल्कुल नेगेट नहीं करूंगी। और कोविड पूरी दुनिया पे आप देख सकते हैं असरअंदाज हुआ है, अभी तक हो रहा है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह एनसीओसी की काविशों के बाद और हमारी हुकूमत की काविशों के बाद हम काफी बेहतर जो है एक पोजीशन में आए कोविड की, जहां तक बात है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। लास्ट में मुझे ये बताइएगा, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर आप लोग अभी तक उसी स्टैंड पर हैं कि हम इसी से ही इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन मुझे कानूनी बात ये समझाइएगा कि इलेक्शन कमीशन इस पे तहफ़्फ़ुज़ात उठा चुका है, ऑपोजिशन इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, सिर्फ आप लोग ही चाह रहे हैं कि हम ये करवा के ही रहेंगे, तो तमाम जो बाकी स्टेक होल्डर हैं उनको एतमाद में आप लें ना मोहतरमा, या आपको लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों को आप साइड करके ऑर्डिनेंस भी निकलवाएंगे और फिर आप अपनी मर्जी का इलेक्शन करवाएंगे, और आपको ये भी इल्म होगा कि निगरान सेटअप आएगा, तमाम चीज़ें उसने भी आके देखनी है? देखिए साजिद, इस जमन में बात यह है कि एक पेज पे तो या उनको एतमाद में, तो वो तो एतमाद में तब आएंगे ना जब वो लोग भी पाकिस्तान की अवाम के मफाद में या पर्सनल इंटरेस्ट से हट के जो है कुछ करना चाहेंगे या राजी होंगे। दूसरी बात, तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जो है फोकस करना चाह रही है, दबाव डाल रही है कि ये होना चाहिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर एक शफाफ सिस्टम आपके सामने आ रहा है, जैसा कि मैं पहले
पहले भी आपको जिक्र कर चुकी हूँ पहले भी शोज में कि एक ह्यूमन एरर से अगर पाक एक चीज आ रही है, एक ऑटोमेटेड, दुनिया भर में अब तो एयरपोर्ट्स तक पे जो है ना वो ऑटोमेटेड जो है वो मशीन के जरिए चेक इन लग चुके हैं, वहां से स्टाफ को खत्म किया जा रहा है। तो जब दुनिया भर इन चीजों पे रिलाय कर रही है तो हम क्यों चाहते हैं कि हम उसी फरसुदा निजाम पे जो है वोटिंग के लगे रहें ताकि धांधली में आसानी हो दूसरों को? डेफिनेटली। और ठीक है, और ये जिस तरह आपने बात की कि धांधली में लगे रहे, और ये धांधली और ये आप पर जिस तरह ऑपोजिशन शक कर रही है कि इसमें भी कोई हुकूमत की चाल हो सकती है, ये मशीन हैंग हो सकती है, तो इनको वो दूर करें, आप उनको बिठाएं, उनको बताएं कि ये नहीं हो सकती हैंग और तमाम चीज़ें क्रिस्टल क्लीन हैं, तो मुमकिन है कि आप इस पर सक्सेस हो। और आवाम और सब लोग ये चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी मुतारिफ हो, कि ना रिटर्निंग अफसरान गायब हों, और आपको माजी की तमाम किस्से तो पता ही हैं। जी, देखिए, जहाँ तक ये बात है कि इनको एतमाद में लेना चाहिए, बिठा के समझाना चाहिए, तो बात तो ये है कि अपनी अपनी रिसर्च, इन सबको जो हमें अपोज कर रहे हैं इस बारे में, उन सबको भी पता है कि क्या मामला है क्या नहीं, और इसकी शफाफियत का उनको भरपूर यकीन है, तभी इतना शोर मचाया जा रहा है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन का जहाँ तक जिक्र आता है साजिद, तो इलेक्शन कमीशन भी जो है उसको एक गैर जानिबदाराना जो है इदारा रहना चाहिए, किसी चीज के, किसी पार्टी के हक में या अपोज उसको नहीं करना नहीं, चाहिए। किसी पार्टी के हक में तो नहीं है, सॉरी उफक साहिबा, किसी पार्टी के हक में तो नहीं है इलेक्शन कमीशन, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जिसके हक में फैसला नहीं आता तो वो कहता है कि जी मेरे साथ कुछ गलत हो गया, तो इस तासुर को भी तो खत्म करें ना मोहतरमा। देखिए, जहाँ तक बात है कि ये तासुर है कि एक पार्टी अगर उसके हक में फैसला नहीं आता है तो गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो पूरे का पूरा सिस्टम की बात हो रही है। पूरी दुनिया बदल चुकी है। अगर हम चाहते हैं कि हम उसी जो है ना, जिसमें वोटर की भी तजलील हो घंटों घंटों, और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो वहां से ना हो, अवेलेबल ना हो, फिर गिनती का एक फरसूदा अमल, एक एक जो है ना वो पर्ची लेके हम टाइम वेस्ट करते रहें, तो अगर एक चीज वो तारीफ करवाई जा रही है, एक एडवांस चीज, तो उससे क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। क्या इसमें हिंड्रेंस क्यों डाली जा रही है? इसीलिए ताकि इनकी जो धांधली है वो उसी तरह होती रहे। और इलेक्शन कमीशन पे मैं ज्यादा जो है ना कमेंट करना नहीं चाहूंगी, उसकी असलियत हम सबको पता है। चले जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा उफक बलोच साहिबा, आपने टाइम दिया, और प्रोग्राम का वक्त भी अख्ताम की तरफ है। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।